हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीटी टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिटेल में। पॉलिटी से हम स्टार्ट करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 12 से। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा परिवर्तन लाया गया था? संविधान में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा प्रीएम्बल में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में। देखिए, पहले संविधान के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये वर्ड नहीं थे, इनको ऐड किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। ओके, 3 वर्ड थे, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकंड सेकुलर एंड थर्ड वन इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। ओके, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में लघु संविधान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फॉरेस्ट्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में वनों को किस सूची में शामिल किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक तो राज्य सूची है, दूसरी संघ सूची है और तीसरी जो है समवर्ती सूची है, जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। फॉरेस्ट यानी जो जंगल हैं, वनों को कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समवर्ती सूची में है फॉरेस्ट। ओके, समवर्ती सूची, ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अब इसमें भी ट्विस्ट है कि शुरुआत से ही ये कंकरेंट लिस्ट में शामिल नहीं थे। फॉरेस्ट पहले स्टेट लिस्ट में थे, राज्य सूची में थे फॉरेस्ट पहले। बाद में ये भी 1946 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसे समवर्ती सूची में डाला गया था। ओके, जंगल वनों को समवर्ती सूची में 1976 में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन में। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में एक तो एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला, फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाला। ओके, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की प्रोटेक्शन एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और एक वेट एंड मेजर्स। ये 4-5 चीजें थी जिनको ट्रांसफर किया गया था कंकरेंट लिस्ट में। टोटल अगर बात करें तो यूनियन लिस्ट में संघ सूची में 100 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे। राज्य सूची में स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली पहले जो है 66 थे, 5 ये बदले हैं। ओके, जो कंकरेंट लिस्ट में डाले हैं। और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं अभी एट प्रेजेंट, 52। ओरिजिनली इसमें 47 थे जब ये बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड इन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया? इंडियन स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज्ड किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे 1956 में, 1956 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, जो कि इफेक्ट में आया था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को रिकमेंडेशन दी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी इस एक्ट को बनाने में, और इसके हेड थे फजल अली। कौन थे इसके हेड? फजल अली हेड थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के हेड। आंध्र प्रदेश इससे पहले भाषा के आधार पर बनने वाली पहला स्टेट बन चुका था आंध्र प्रदेश 1953 में ही। ओके, 1953 में इसको मद्रास से सेपरेट किया गया था, तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स की अलग स्टेट बनाई गई थी। इसके बाद 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मेनी फ्रीडम्स? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, कितनी स्वतंत्रता दी गई है? भारत के संविधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो है, जो आर्टिकल 19 है, ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। देखिए आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक है फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स। जो मूल संविधान था ना, उसमें 7 प्रकार की यहाँ पे फ्रीडम्स दी गई थी, लेकिन एट प्रेजेंट टोटल 6 प्रकार की, 6 टाइप्स की यहाँ पे फ्रीडम्स बताई गई हैं आर्टिकल 19 में। अब कौन कौन सी है? पहली है बोलने की स्वतंत्रता। ओके, 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरी है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, या फिर सभा करने की स्वतंत्रता। ओके, बिना हथियारों के एकत्रित होने की, जगह इकट्ठा होने और सभा करने की, यानी आप कोई सभा कर सकते हैं, ये 19-20 में कहा गया है। ओके, 19B में, आर्टिकल 19B में। 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी संघ बना सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, या कोई भी संघ, किसानों का संघ है, या कोई भी युवा अपना संघ बनाना चाहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का संघ, बजरंग दल है जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे संघ बना सकते हैं। ये फ्रीडम है आर्टिकल 19C में। आर्टिकल 19D में ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। ये 19D में कहा गया है। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं, वहां पे बस सकते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में। ओके, आप वहां रह सकते हैं। और 19 आर्टिकल 19G में कहा गया है कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। ओके, कोई भी, जैसे आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ओके, जो कि लीगल हो। ओके, और एक और था 19F, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, वो था संपत्ति का अधिकार। ओके, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है अब समाप्त कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार कैसे समाप्त किया गया है? संपत्ति का अधिकार 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है। अब ये क्या है? अब ये एक लीगल राइट है। ओके, अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है। फंडामेंटल राइट था पहले, इसको अब खत्म कर दिया गया है। अब ये लीगल राइट है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को अब ऐड किया गया है आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A में से डाला गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अब। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स कैन बी सस्पेंडेड। भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से निषिद्ध किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, किसी भी समय, या कभी नहीं। देखिए, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जो कि अंडर आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, उसके द्वारा कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडियंस के सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय ऑटोमेटिकली अंडर आर्टिकल 358। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर इशू कर सकता है, और आर्टिकल्स भी यहाँ पे सस्पेंड हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के। आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, प्रथम उप प्रधानमंत्री, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि होम मिनिस्टर भी थे। अब होम मिनिस्टर कौन थे? जो होम मिनिस्टर थे उन्हीं के पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की भी सीट थी, पोजीशन थी। ओके, तो इनमें से कोई भी नहीं थे, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। पहले उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ये जो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद दिया है, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के, एजुकेशन मिनिस्टर सेंटर के। ओके, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे। फॉरेन मिनिस्ट्री भी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास ही थी। ओके, इस बात का ध्यान रखें। और जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इनके पास होम मिनिस्ट्री थी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास होम मिनिस्ट्री थी, और अब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के पास यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉकेट वीटो
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल फॉर हाउ मच ड्यूरेशन? भारत का राष्ट्रपति एक विधेयक को कितने समय के लिए पॉकेट वीटो में रख सकता है? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पॉकेट वीटो का यूज करके किसी बिल को अनिश्चितकालीन समय के लिए रोक सकता है। इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, अनिश्चितकालीन। देखिए, भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। 1986 में 1986 में ना इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था और भारतीय डाक संशोधन जो अधिनियम था, यानी पोस्टल अमेंडमेंट बिल जिसको कहते हैं, पोस्टल अमेंडमेंट बिल को उन्होंने पॉकेट वीटो लगा दी थी इस बिल पे और उसे रोक दिया था। 1986 में। प्रेसिडेंट का नाम था जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा इज विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, लोकसभा कौन सा हाउस है पार्लियामेंट का? लोकसभा लोअर हाउस है। एल से लोकसभा, एल से लोअर। लोकसभा लोअर हाउस है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निचला सदन है। देखिए, जो लोकसभा होता है, लोकसभा में जो कारपेट बिछा होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का कारपेट होगा, लोकसभा होगी। अगर अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा में रेड कलर का कारपेट बिछा होगा फर्श पे। ये डिफरेंस है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 ईयर्स। वहीं पे राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम एज जो है 30 ईयर्स होनी चाहिए। लोकसभा में एमपीज की जो संख्या है वो है, मैक्सिमम संख्या है 550। लोकसभा में टोटल 550 एमपी हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में व्यवहारिक सदस्य संख्या अगर बात करें तो वर्तमान में 543 है। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यसभा में अधिकतम जो कैपेसिटी है वो 250 है। वर्तमान में संख्या है एमपीज की राज्यसभा में 245। राज्यसभा में 12 एमपीज को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता किसी फील्ड से होने चाहिए। उनको राष्ट्रपति सिलेक्ट करता है, यानी मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा? राज्यसभा में इनमें से कौन सा विधेयक को प्रारंभ नहीं किया जा सकता है? इसको राज्यसभा इसमें से कौन सा बिल प्रारंभ नहीं कर सकती? देखिए, यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक है। इसको किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है पास करने के लिए, चाहे राज्यसभा है, लोकसभा है। मौलिक विधेयक बिल यानी फंडामेंटल बिल है, इसे भी लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसे भी कहीं से भी शुरू किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। तो यहाँ तीनों ही बिल दिए गए हैं, इन तीनों को शुरुआत की जा सकती है राज्यसभा से। तो इनमें से ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब एक बिल होता है मनी बिल। मनी बिल है जो धन विधेयक। मनी बिल कैन नॉट बी ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा। मनी बिल को राज्यसभा से ओरिजिनेट नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे ऑप्शन में मनी बिल होता तो ऑप्शन में मनी बिल करेक्ट हो जाना था। मनी बिल को क्यों राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं किया सकता? इसको केवल लोकसभा से ही ओरिजिनेट किया जा सकता है, क्योंकि मनी बिल जो है वो डील करता है टैक्सेशन को, पब्लिक मनी मैटर्स को। इसलिए ये विषय जो है, ये विषय संविधान के अनुसार जो है लोकसभा के नियंत्रण में आते हैं, इसलिए इनको लोकसभा से ही शुरुआत इसकी की जा सकती है। मनी बिल की। मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 110 में दी गई है, आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म? भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? लोकसभा, राज्यसभा, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। लोकसभा में भी शुरू हो सकती है, राज्यसभा में भी। तो दोनों में से किसी में भी हो सकती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसी भी सदन से ये प्रक्रिया इम्पीचमेंट इसको कहते हैं, शुरू हो सकती है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। इम्पीचमेंट के बारे में, यानी जिसे हिंदी में महाभियोग कहा गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 61 में परिभाषित किया गया है इम्पीचमेंट को और इसके रूल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर वाज? जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती, ये न्यूज में भी काफी रहती है। महबूबा मुफ्ती ये जम्मू कश्मीर की पहली वीमेन चीफ मिनिस्टर थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये पहली है और एकमात्र है, अभी तक यही एक महिला हुई है जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री बनी जम्मू कश्मीर से। इन्होंने पहली बार 2016 में पदभार संभाला था।
पदभार संभाला उन्होंने 2016 में। ये पीडीपी पार्टी से संबंध रखती हैं, पीडीपी पार्टी की अध्यक्ष भी हैं। पीडीपी मीन्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी भी पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज चार्ज्ड ऑन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन दी जाती है, उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन दी जाती है राज्य के संचित कोष से, भारतीय अकस्मक निधि से, भारत की संचित निधि संचित कोष से, इनमें से कोई नहीं। देखिए हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन दी जाती है भारत की संचित कोष से, संचित निधि से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन्स दी जाती है हाई कोर्ट जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ओके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है चाहे हाई कोर्ट का जज है, भारत की संचित निधि से ही, संचित कोष से ही इनकी पेंशन का फंड एलोकेट होता है इनको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के और जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन सभी की पेंशन का भुगतान केंद्र सरकार करती है। कहां से करती है? संचित निधि से, जिसे CFI कहते हैं शॉर्टकट में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जजेस की रिटायरमेंट एज की बात करूं तो हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उनकी रिटायरमेंट एज होगी 65, उनकी होती है 65 ईयर्स। ओके, 65 वर्ष के जजेस रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम को हाई कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं, मैंने उल्टा बता दिया, 62 ईयर्स में रिटायर होते हैं हाई कोर्ट के जजेस, और 65 ईयर्स पर होने पर रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 वर्ष की आयु पर रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के 62। ओके, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? When did the first session of Constituent Assembly begin? 26 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 9 दिसंबर 1940? कब हुआ था पहला अधिवेशन संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का? कमेंट सेक्शन में बताइए अपना आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको मिल जाएंगे। सेकंड कमेंट में आपको मिलेगी प्लेलिस्ट का लिंक। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है विद HPG के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया जी के, PYQ आपको मिल जाएगी इस प्लेलिस्ट में, फॉलो कर लीजिएगा। 30 के लगभग यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं, तो उनको आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।